जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में दिल खुलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए कतई जहर प्रश्न होंगे जो सीधे पेपर में छपेंगे। मैं आज सामाजिक विज्ञान का 40 प्रश्नों का चर्चा करने वाला हूं, जो 40 प्रश्न में से 20 से 25 प्रश्न सीधे पेपर में छप जाएंगे। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हर पॉइंट को पूरा तोड़ कर बताने का कथक प्रयास की जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। यानी जो मेहनत पे मेहनत करते आ रहे हैं उनकी जीत होनी पक्की है। उनकी मेहनत एक ना एक दिन सफलता यदि कदम चूमेगी। ठीक है, आप पूरे शिद्दत के साथ लगे रहिए, मेहनत कीजिए। पहला क्वेश्चन जानेंगे, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजनी। कौन था? मेजनी। अब थोड़ा जानेंगे मेजनी कौन था। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड के द्वारा कि मेजनी कौन था, तो आप कह सकते हैं कि मेजनी का जन्म 5 जून 1805 इटली के जेनेवा में हुआ था। मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। मेजनी में देखा जाए तो आदर्शवादी गुण बहुत अधिक थे और इनके व्यवहारिक गुण बहुत कम थे, याद रखेंगे। अब जानेंगे यंग यूरोप। यंग यूरोप क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन लघुत्तरीय में। तो आप कहेंगे यंग यूरोप एक प्रकार का संगठन था जिसकी स्थापना 1834 में मेजनी के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना करने का उद्देश्य था कि यूरोप के अन्य देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन को प्रोत्साहित करना और उस आंदोलन को बढ़ावा देना यंग यूरोप का सबसे बड़ा उद्देश्य था, याद रखेंगे। एक लगे और क्वेश्चन बनता है कि यंग इटली क्या था? तो आप कहेंगे यंग इटली एक प्रकार का संगठन था जिसकी स्थापना 1831 में मेजनी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि नवीन इटली का निर्माण करना। देखा जाए तो इटली प्रायद्वीप के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे विदेशी का हस्तक्षेप था, उस हस्तक्षेप को समाप्त करना और एक संयुक्त गणराज्य स्थापित करना यंग इटली का सबसे बड़ा पहलू था, सबसे बड़ा उद्देश्य था, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न होंगे। दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो युद्ध स्थल का नाम था सेडान। कहाँ था? सेडान। ये सेडान में हुआ था, जो सेडान फ्रांस में पड़ता है। इसको सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 3 युद्धों का सामना किया गया था। पहला डेनमार्क से किया गया जो 1864 में हुआ, दूसरा सेडवा से किया गया जो 1866 में हुआ, और तीसरा सेडान में हुआ जो 1870 में हुआ। और तीनों युद्ध में देखा जाए तो फ्रांस की विजयी हुई। सॉरी, फ्रांस की नहीं, प्रसा की विजयी हुई। और तीसरा जो युद्ध हुआ था ये फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। पहला जो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था डेनमार्क के मुद्दा को लेकर, ये बात याद रखेंगे। उसे डेनमार्क का युद्ध भी कहा गया था। और इस प्रकार 1870 में जो सेडान का युद्ध था, इस युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से संभव हुआ, याद रखेंगे। 10 मई 1871 में इन दोनों देश में जो विवादें हुई थी, आपसी विवाद, उसको शांति बनाए रखने के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि भी कहा जाता है, जो 10 मई 1871 को हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से 1871 में संभव हो गया, याद रखें। किसके नेतृत्व में? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा यह घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसे साम्यवादी कम्युनिस्टों भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। बहुत मस्त प्रश्न होगा, बहुत अच्छा प्रश्न होगा। 4 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, रस्पुटिन कौन था? तो रस्पुटिन देखा जाए तो एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे?
पुर्तगाली। पुर्तगाली में वास्को डी गामा के आप नाम सुने होंगे, जो 1498 में भारत में आया था और भारत की खोज करने का कार्य किया था, भारत की रास्ते का खोज करने का कार्य किया था। याद रखें, क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। या क्वेश्चन को घुमा दी जाती है, वहाँ पे क्या क्वेश्चन की जाती है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली था। स्टार लगा लेना भैया, मस्त क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासन थे। कंबोडिया के नाम सुने होंगे, जो इसकी राजधानी नेम पे है, और कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था, वह कंबोडिया में ही स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कंबोडिया हिंद चीन का क्षेत्र था। हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रखेंगे, लाओस की राजधानी वियंतियान और कंबोडिया की राजधानी नेम पे और वियतनाम की राजधानी हनोई था। याद रखेंगे, मस्त प्रश्न होंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी आपको बढ़िया से जाननी है तो माँ 8 जून चैनल पर जाएंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, पूरा डीपली बताई गई है। याद रखेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत खतरनाक घटना था, बहुत दुखद घटना था। पूरे देश को जलते हुए आग में ढकेलने का कार्य किया गया था। यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इसकी बदला उधम सिंह ने लिया था और इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग का। मतलब श्रमिक वर्ग को लूटने का कार्य हर लोगों ने किया। याद रखेंगे, समाज में 3 वर्ग का जन्म हुआ था, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण हुआ तो वो श्रमिक वर्ग का हुआ, मजदूरों का हुआ सबसे ज़्यादा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आर्थिक महामंदी जो थी 1929 से लेकर 1933 तक बनी रही। ये अमेरिका को तो पूरा झकझोर कर रख दिया था। अमेरिका में सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा था और कई देशों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन अमेरिका पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। देखा जाए तो इसमें सबसे दिक्कत क्या आई कि जो बेरोजगारी थी इसकी स्तर बढ़ गई। कारण क्या था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र का विकास बंद हो गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों कंपनियां, बैंकें दिवालिया हो गई, मुद्रा का कोई कीमत नहीं रही। इस संकट को आर्थिक संकट कहा गया। संकट वाकई में कई लोगों को हाथ में कचोरा धरा दिया, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। अमेरिका उतना शक्तिशाली देश था, उस अमेरिका को इन्होंने झकझोर कर रख दिया था। इसका नाम था आर्थिक मंदी। और इसी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए देखा जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आपका एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था न्यू डील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे, तो स्टार लगा लेना भैया। इसका आंसर हो जाएगा आपका जेडी गुडी। का होगा, जेडी गुडी जो थे ये रंग विरोधी नहीं थे। बड़ी मस्त प्यारा प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश। 1953 में राज्य बनता है, 56 में इनको मान्यता दे दी जाती है और तेलुगु भाषा के दम पे बनता है। किस भाषा पर, तेलुगु भाषा पर। क्वेश्चन बनेगा कि भारत एकमात्र कौन ऐसा राज्य है जो पहली बार भाषा के आधार पर उसको गठन किया गया था, तो उसका नाम था आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी आप कमेंट में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखा जाए तो 8 मार्च को मनाई जाती है। 8 मार्च को मनाई जाती है पूरी दुनिया भर में, जिसे विश्व महिला दिवस भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, 8 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। इसकी घोषणा देखा जाए
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब और किस संगठन के द्वारा की गई थी, तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। स्टार लगा लेंगे, मस्त प्रश्न होगा सर जी। महिलाओं को बढ़ोतरी के लिए किया गया था, महिलाओं को प्रोत्साहन के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सत्ता में सज्जेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में सज्जेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या करती है? ये विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता की सज्जेदारी क्या होता है? जब एक दल दूसरे दल से सरकार बनाने के उद्देश्य से जो सत्ता हथियाते हैं उसी को सत्ता का सज्जेदारी कहा जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का भूमिका सरकार में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर जानेंगे। अरे भैया कहाँ चले गए? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये जानते होंगे, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का आप नाम सुने होंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में देखा जाए तो बलवंत राय मेहता के समिति की सिफारिश पे की जाती है और राजस्थान के नागौर जिला में की जाती है। याद रखेंगे। और कब की जाती है? 2 अक्टूबर 1959 में की जाती है इसकी स्थापना। ये इसको 3 स्तर पर बढ़ाता है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पे। याद रखेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको हम महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। ये 2 लोग होते हैं। महापौर का कार्य क्या होता है कि बाहर से कोई भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत महापौर के द्वारा की जाती है और उनका अनुपस्थिति में उप महापौर करते हैं। याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और नगर निगम के सदस्य में से इनकी चुनाव की जाती है। ये भी बात याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। स्टार लगा लेना। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो पटना में 1952 में किया गया था। और भारत की चर्चा की जाए कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, तो स्टार लगा लेना भैया, 1688 में मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में 1688 में। और उसी 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसे इंग्लैंड की क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। स्टार लगा लेना। जनता पार्टी की चुनाव के बाद ये सरकार की गठन कर दी जाती है और इसको बहुत ज़्यादा इनको सीट मिलता है और बड़ा अच्छा सीट से सरकार बनाते हैं और इंदिरा गांधी को मतलब बहुत बड़ा गड्ढा में ढकेलने का कार्य करते हैं। वहाँ पे इंदिरा गांधी जीतने के लिए कथक प्रयास की थी और इंदिरा गांधी का हारने का तत्कालीन कारण था बिहार में हुए छात्र आंदोलन का कारण। उस कारण ने इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया था। उस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ को नारा देकर अपना चेहरा बदल ली थी, लेकिन उल्टा कर दी कि इन्होंने गरीबी नहीं हटाया, गरीबों को ही हटाना शुरू कर दी। हद तो तब हुआ। अगला प्रश्न 18 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ? स्टार लगा लेंगे। 2005 को हुआ था। क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपसे पूछ दे कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या था, तो आप बताएंगे कि जनताओं को सुरक्षा के लिए, उनकी हक के लिए, उनके अधिकार के लिए जो अधिनियम बनाई गई थी, जो सूचना फैलाया गया था, उसी को सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा जिसका नेतृत्व किन सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे, आपका इतना प्यारा देश है जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बड़ा मस्त प्रश्न होगा, याद रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था सर किसे कहते हैं बता दीजिए ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें दोनों का अधिकार होता है, खास व्यक्ति का भी और सरकार का भी। 20 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है भैया, चिंता मत कीजिएगा, बड़ा डिटेल बता रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखेंगे, बीमारू राज्य नहीं है तो बात आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा ऐसा है जो बीमारू राज्य नहीं है। बी आई से बिहार होता है, एम से मध्य प्रदेश होता है
अ से असम होता है, आर से राजस्थान होता है, और याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य ऑप्शन डी होना चाहिए, सब होना चाहिए ना, उड़ीसा भी होता है ना, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम होता है ना, और आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। थोड़ा झोल लग रहा है, थोड़ा देख लेंगे, दिमाग से उतर गया लग रहा है कि। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति है, तो याद रखेंगे पटना जो है आपका सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका है, पटना का। कम कहे तो शिवहर का है। याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। देश की कुल जनसंख्या से या देश की राष्ट्रीय आय से देश की कुल जनसंख्या से जो भाग दी जाती है और जो भागफल की प्राप्ति होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से सुन लेंगे, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जिसे पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 में किया था। याद रखेंगे, और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन गड़बड़ा गया भैया, अब बोला तो 21 के बाद 30 कैसे आ गया हो, 21 कहाँ चला गया, सॉरी गड़बड़ा गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्या है, टका। और भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। ठीक है, याद रखेंगे। और अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। क्या है, डॉलर। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 17 दिसंबर 1971 को, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत और एक होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत में साहूकार, सेठकार, रिश्तेदार आते हैं, महाजन आते हैं, और संस्थागत में बैंक आता है, सब सहकारी बैंक, नाबार्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थागत पूछा गया है, कौन सा संस्थागत है, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, व्यवसायिक बैंक। क्या होना चाहिए भैया, व्यवसायिक बैंक संस्थागत है। याद रखेंगे, गैर संस्थागत में साहूकार, रिश्तेदार, महाजन, सेठकार आते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में, स्टार लगा लेना, 1969 में किया गया था व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है गैर सरकारी सेवा, एक होता है सरकारी सेवा। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार आता है। 26 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था, तो ये हाल ही में लागू किया गया था। देखा जाए तो 20 जुलाई 2020 में किया गया था। स्टार लगा लेना, मस्त क्वेश्चन होगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में, जिसे कोपरा भी कहा जाता है, उपभोक्ताओं के बचाव को लेकर हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा देखा जाए तो आपके बी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। संसाधन नवीकरणीय या नवीकरणीय क्या होते हैं, नवीकरणीय जिसे हम एक बार यूज करने के बाद पुनः कर सकते हैं, और नवीकरणीय जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर से हम नहीं कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, जो सोलर के नाम सुने होंगे, उसी से सौर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। आप ये डेली कर सकते हैं। और नवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल, फ्यूल जो आता है आपका, नवीकरणीय आता है, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मृदा। और काली मिट्टी को कपास मृदा भी कहा जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्टार लगा लेना, मस्त क्वेश्चन होगा। काली मृदा कपास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे 29 नंबर का। थोड़ा गड़बड़ा गया है नवनिंग भैया, माफ़ कीजिएगा। 29 नंबर थोड़ा चले आएंगे इधर, थोड़ा गड़बड़ा गया था। 29 नंबर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन 29 नंबर। इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में, रक्षित वन, आरक्षित वन और एक संघन वन। याद रखेंगे। अब जानेंगे क्वेश्चन
थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ा गया है, थोड़ा प्लीज़ माफ़ कीजिएगा आप लोग। अब जानेंगे हम लोग 37 नंबर जानेंगे। क्या नंबर? 37 नंबर। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा के मतलब क्या समझते हैं? वैसी आपदा जो प्राकृतिक से उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और वैसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी हैले है, बाढ़ हैले है, भूकंप हैले है, यानी आतंकवाद नहीं है। उठा लेना, टिक कर दो भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपदा के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। आपदा क्या होता है? अचानक से आने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिसे जान माल की अपार क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। इसे जीव जंतु दोनों संकट में पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर जानेंगे। बिहार किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है? तो कोसी, ये ऐसा नदी है कि कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है और नेपाल की नदी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? स्टार लगा लेना, 1934 में आया था सर जी, पूरा बिहार को पंगु बना दिया था। लास्ट क्वेश्चन जानेंगे। कृषि सुखाड़ होता है, जल के अभाव होगा तो कृषि सुखाड़ होना क्या है? स्वाभाविक है। कृषि का सुखाड़ तब होता है जब जल नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो कृषि सुखाड़ होना संभव हो जाता है, और कृषि सुखाड़ होना एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, याद रखेंगे। बड़ा मस्त क्वेश्चन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत से मैं जानकारी दिया हूँ, और इससे ज़्यादा जानकारी पाना चाहते